बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। दर्शकों, ये बसंत का मौसम चल रहा है और गर्मियां अब धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। ऐसे में हमारे जो दर्शक हैं, जो किसान भाई बहन हैं, वो गर्मी के मौसम में होने वाले कृषि कार्यों के बारे में जानकारी चाहेंगे। तो आज इसी बारे में बात करेंगे हम, लेकिन पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु शिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों की आजीविका के लिए कृषि वानिकी प्रणाली होगी उपयोगी। किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा कृषि यंत्र। गर्मा बोदी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पंत लोबिया 2। अब समाचार विस्तार से। राज्य के पठारी क्षेत्रों में शुष्क भूमि की खेती पर निर्भर किसानों को आजीविका के साधन के लिए कृषि वानिकी प्रणाली काफ़ी उपयोगी साबित होगी। इसके तहत किसान वन, वृक्ष, अनाज और पशुओं के लिए चारा उत्पादित कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। दलहन उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए दलहन योजना के अंतर्गत गढ़वा जिले में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं किसानों को दी जा रही हैं। इसके तहत किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। इच्छुक कृषक जिला कृषि पदाधिकारी गढ़वा के कार्यालय से निःशुल्क आवेदन प्राप्त कर 17 फरवरी तक आत्मा कार्यालय गढ़वा में जमा कर सकते हैं। किसान भाई उत्पादन बेहतर हो, उसके लिए पोषक तत्व प्रबंधन पर ध्यान देना जरूरी है। रासायनिक उर्वरक, जैविक और जीवाणु खाद का संतुलित और समयानुकूल प्रयोग करें ताकि उत्पादन में वृद्धि हो और अधिक से अधिक लाभ हो। कोई भी फसल हमारे किसान भाई लगाते हैं तो उनका उत्पादन एक लक्षित उत्पादन जो होता है उसको लेना है, तो उसके लिए किसान भाइयों को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए पोषक तत्व प्रबंधन। पोषक तत्व प्रबंधन के दौरान जैसे कोई भी फसल हमारे किसान भाई लगाते हैं तो उसमें 16 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए और मिट्टी से 13 प्रकार का पोषक तत्व लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के किसान भाई क्या है कि जितना उनके पास गोबर खाद है वो डाल दिए, जो उनके पास रासायनिक खाद का जो उनके पास प्रबंधन हुआ उसको डाल दिए। लेकिन हमारे किसान भाई क्या है, बीज अच्छा लगाते हैं क्योंकि उनको दिमाग में रहता है कि हमको उत्पादन अच्छा से अच्छा लेना है। लेकिन कोई भी फसल जब उत्पादन अच्छा देती है या लक्षित उत्पादन देती है तो उसको जब तक पोषक तत्व अच्छा नहीं मिलेगा तब तक उत्पादन नहीं मिलेगा। गर्मा बोदी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पंत लोबिया 2 लगाएं। गर्मा बोदी की खेती के लिए 2 से 3 बार देशी हल से खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दे। जुताई के समय गोबर की सड़ी खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरह मिला दे। बोदी ऊंची ज़मीन की फसल है, इसलिए खेत में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। किसान भाई आलू के कंद कोड़ने के लिए बिरसा पोटैटो डिगर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 60 से 70 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण के बारे में। किसान भाई, आप अगर मिर्च फसल की खेती कर रहे हैं तो रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण करने का एक आसान उपाय जान लें। हम सभी जानते हैं कि कई पक्षी बड़े चाव से कीट पतंगे खाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने मिर्च फसल वाले खेत में पक्षियों को बैठने के लिए आश्रय स्थल बनाएं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहा।
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में आपने कृषि जगत की खबरें देख ली हैं, मौसम का हाल और मंडी का भाव भी जान लिया है। रुकते एक छोटे से विराम के लिए, मिलते हैं इस विराम के बाद। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। तो जैसा कि हम लोग बातें कर रहे थे गर्मी के मौसम के खेती से संबंधित, इस मौसम में अगर देखा जाए तो गर्मी के मौसम में बाज़ारों में सब्जी की जो बहुतायत रहती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसे में बाज़ार में भिंडी की सब्जी अकेले राज कर रही होती है। तो क्यों न की जाए भिंडी की खेती, कैसे करें, प्रभेदों का चयन, पूरी जानकारी आपको दिलाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। भिंडी बहुत ही लोकप्रिय सब्जी फसल है और ग्रीष्मकालीन या समर कल्टीवेशन में काफ़ी सूटेबल भी है। अगर हम लोग खेत की तैयारी की बात करते हैं तो जब खेत जहाँ भी पानी का सिंचाई का साधन हो वहीं उसी का चयन करें। साथ ही जल निकास वाली ज़मीन सारा ही इसके लिए सूटेबल होता है और
अभी के समय तैयारी करते के लिए 2 से 3 बार हम लोग हल से जुताई कर लेंगे खेत को, फिर पाटा लगाकर साथ ही साथ ये ज़मीन को तैयार कर लेंगे। और ग्रीष्मकालीन भिंडी की चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं तो कतार में ही बीज की बुआई करेंगे। ये भिंडी सभी प्रकार के मिट्टी में किया जा सकता है, बस ये ध्यान में रखा जाता है कि जल अच्छे से निकास वाली भूमि हो और जिसका पीएच जो है 7 से 8 माना गया है, वो सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। भिंडी काफ़ी इसमें किस्में आई हैं, कुछ उन्नत किस्में हैं, कुछ संकर किस्में हैं। जैसे अगर ज़्यादातर किसान भाई हमारे यहाँ उन्नत किस्मों को ही चुनाव करते हैं और उन्नत किस्मों की अगर बात की जाए तो बहुत ही लोकप्रिय किस्म है अर्का अनामिका। ये किस्म ऐसी है कि इसकी तुड़ाई करने में बहुत सहज होता है, इसकी डंठल लंबी होती है, क्योंकि भिंडी की तुड़ाई करने में भी थोड़ी परेशानी आती है क्योंकि उसमें रोए होते हैं जो हाथ में लग जाते हैं। तो इसलिए ये भिंडी की वैरायटी काफ़ी फेमस है और साथ ही इसकी जो उत्पादन क्षमता है 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर है और जो पहली तुड़ाई है वो 50 से 55 दिन पर है। और इसकी अगर हम लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो ये पीत चितेरी रोग से प्रतिरोधी है। इसके साथ ही अर्का अभय ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, काफ़ी लोकप्रिय है। इसका जो तुड़ाई है ये थोड़ी अगेती किस्म है, 46 से 47 दिन पे पहली तुड़ाई करते हैं और इसकी जो उत्पादन क्षमता है ये भी लगभग 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर है। और इसकी अर्का जो अनामिका या अर्का अभय ये दोनों ही किस्म ऐसी है जो ग्रीष्मकालीन ऋतु के लिए भी अनुशंसित है और साथ ही ये वर्षा ऋतु में भी लगाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जैसे कि पूसा A4 जो परभनी क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके अलावा जो पंजाब 7 है, ये कुछ किस्में हैं जिनका कि किसान भाई चुनाव कर सकते हैं और ये बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल भी होती हैं और इनकी जो उत्पादन क्षमता है वो 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर है। और ये सारी किस्में पीत चितेरी रोग रोधी किस्में हैं और इनकी पहली तुड़ाई अगर बात की जाए तो 50 से 55 दिन पे पहली तुड़ाई हम लोग करते हैं। हाँ, जब भी हम लोग खेती कर रहे हैं भिंडी की तो सबसे पहले बीज उपचार ज़रूर करें। बीज उपचार आप कर सकते हैं कार्बेंडाजिम से और ये 3 ग्राम पर केजी बीज की दर से आप बीज को उपचारित करें। अगर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में जा रहे हैं या नेचुरल फार्मिंग में जा रहे हैं तो आप बीज का उपचार बीजामृत से कर सकते हैं। बीज का उपचार ट्राइकोडर्मा से भी आप कर सकते हैं, 10 ग्राम प्रति केजी की दर से ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम लोग जैविक खेती या प्राकृतिक खेती में जा रहे हैं। और या फिर एक बीज संजीवनी है उससे भी आप बीज उपचार कर सकते हैं। ये सब जो दवाई हैं सारे नेचुरल रूप से बनाए जाते हैं और नेचुरल फार्मिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो इस प्रकार आप भिंडी का उपचार कर सकते हैं। साथ ही भिंडी की जो लगाने का जो समय है, उचित समय अगर बात की जाए ग्रीष्मकालीन भिंडी की तो वो फरवरी से मार्च है। इस दौरान आप भिंडी लगा सकते हैं और जल्दी लगाने से आपको भिंडी का दाम जो है वो अच्छा मिलेगा। जैसे हम लोग ग्रीष्मकालीन भिंडी की बात कर रहे हैं तो इसमें सिंचाई बहुत ही मायने रखती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय बरसात तो होती नहीं है, बारिश होती नहीं है। तो हम लोग देखेंगे जो झारखंड की मिट्टी है, यहाँ की मिट्टी में पानी बहुत ज़्यादा देर तक रहती नहीं है। इसको देखते हुए 5 से 7 दिन के अंतराल पर किसान भाई सिंचाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जब हम लोग को भिंडी लगातार लेनी है कि फरवरी मार्च से लेकर जून जुलाई तक ये भिंडी चले तो उसके लिए आप भिंडी की जो बुआई है वो 3 हफ्ते के अंतराल पर लगातार करते रहेंगे तो आपको भिंडी लगातार तुड़ाई के लिए अवेलेबल होगा। तो इस प्रकार से आप किसान भाई भिंडी की बुआई कर सकते हैं। और इसकी एक चीज़ और भी है कि स्पेसिंग की हम लोग बात करें तो भिंडी चूँकि लंबी फसल है, 120 से 150 सेंटीमीटर इसका प्लांट हाइट होता है, तो इसलिए इसका जो स्पेसिंग है वो पौधे से पौधा आप 20 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति 45 सेंटीमीटर का स्पेसिंग रखें। अगर हम लोग जैविक खेती की बात करते हैं तो सबसे पहले आप घन जीवामृत का उपयोग कर सकते हैं मिट्टी की तैयारी करते समय। उसके अलावा बाद में हम जीवामृत का लगातार 10 दिन के अंतराल पर स्प्रे के माध्यम से या सिंचाई जल के माध्यम से आप खेत में डाल सकते हैं। तो इसके बाद अगर केवल हम लोग गोमूत्र 1 भाग गोमूत्र 10 भाग पानी में मिलाकर स्प्रे करें तो भी हमारा
जो जैविक खाद है उसकी पूर्ति हो जाती है। तो घन जीवामृत, जीवामृत, गौमूत्र, बीज, ये मातृ संजीवनी या फिर सस्यगव्य, पंचगव्य, इन सब का इस्तेमाल किसान भाई जैविक खेती में कर सकते हैं। झारखंड में जैसे ज़मीन जो है वो 3 भाग में बटी हुई है, जिसको हम लोग टाड़ और दोन के बाद नाम से जानते हैं। तो जो यहाँ की टाड़ की ज़मीन होती है, 3 नंबर ज़मीन, टाड़ 3 नंबर या हम लोग दोन 3 नंबर जिसको बोलते हैं, वहाँ पे आप भिंडी की फसल लगा सकते हैं यदि सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो तो। और जैसा कि हमने पहले भी बताया, पीएच मान इसका 7 से 8 होना चाहिए। उसी तरह की ज़मीन में हम लोग, जो कि थोड़ी फर्टाइल ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन भी हो, जैसे कि अगर हम लोग दोन की बात करते हैं तो वहाँ की ज़मीन जो होती है वो थोड़ी फर्टाइल होती है। तो वहाँ पे भी हम लोग जैसे धान काटने के बाद जो जगह है और जहाँ सिंचाई उपलब्ध हो, वहाँ पे आप भिंडी की रोपाई कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में अक्सर हम लत्तेदार सब्जियों की खेती ज़्यादा करते हैं। ऐसे में बोदी की खेती से संबंधित अगर जानकारी आपको दिलाएं तो निश्चित ही ये उपयोगी होगी। आइए जानते हैं गर्मा बोदी की खेती कैसे की जाए। आज हम दिव्यान में आए हुए हैं और जानेंगे कि गर्मा बोदी का खेती कैसे वैज्ञानिक तरीके से करें और इनके प्रभेद कौन कौन से हैं। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पे हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह जी। झारखंड में अगर देखा जाए तो बोदी एक आम फसल, सब्जी के लिए, दाल के लिए लोग उपयोग करते हैं, और इसमें अगर गर्मा बोदी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा लोग उपजाते हैं, क्योंकि यहाँ की ज़मीनें जो हैं इस तरह की ही मानी जाती है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे सर कि सबसे पहले तो गर्मा बोदी के लिए जो समय होता है वो कौन सा समय उचित होगा लगाने के लिए? अगर झारखंड राज्य किसान भाइयों बात की जाती है तो यहाँ पे बोदी एक दलहनी सब्जी के रूप में उगाई जाती है। इसके अगर हम मौसम की बात करते हैं तो 2 मौसम में इसे किसान भाई उगाते हैं। एक तो गर्मा मौसम में, एक होता है खरीफ के मौसम में, जो धान का मौसम कहा जाता है। अगर यहाँ की जलवायु और मृदा की बात करते हैं तो दोनों ही सब्जी की खेती के लिए बहुत ही अच्छी तरह से उपयुक्त हैं। अगर गर्मा मौसम की बात करते हैं तो अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर हमारा जो ठंडी थी वो लगभग उसका टेम्परेचर जो है काफ़ी सही हो चुका है, और अभी का जो मौसम है वो गर्मा की मौसम में बोदी की अगर हम सब्जी खेती की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। हमारे किसान भाई इसकी बुआई अभी प्रारंभ कर सकते हैं। और अगर खेत की तैयारी की बात करें तो किस तरह से खेत की तैयारी करें कि उत्पादन उनका ज़्यादा हो? किसान भाइयों, अगर खेत की तैयारी की बात की जाए तो इस जो अन्य सब्जियों के लिए जिस प्रकार से हम खेत की तैयारी करते हैं उसी प्रकार से हमें 2 से 3 जुताई करके खेत को पाटा लगा के समतल बना लेना चाहिए, और इसके अंतिम जुताई के समय हमें इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, ये अवश्य जांच लें कि जो भी खाद का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरह से सड़ी हुई हो, अन्यथा हमारे यहाँ दीमक की समस्या का प्रकोप बढ़ जाता है। इसलिए गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल हम करते हैं। प्रति एकड़ की दर से अगर हम बात करते हैं तो 80 से 100 क्विंटल हमें गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल इसमें करना चाहिए, और उसके बाद हमें पाटा लगा के खेत को समतल कर लेना चाहिए। इसी समय अगर हम बात करते हैं तो हमें उर्वरक और खाद दोनों मिलाने का समय होता है। उर्वरकों की अगर हम बात करते हैं तो प्रति एकड़ की दर से हम 40 से 45 किलोग्राम यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इतनी ही मात्रा का हम डाईअमोनियम फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास का इस्तेमाल प्रति एकड़ की दर से किसान भाई कर सकते हैं। लेकिन गर्मा भिंडी की जब बात करते हैं तो प्रभेद जो है सबसे ज़्यादा इसके लिए उपयुक्त होते हैं, और कौन कौन से प्रभेद हैं जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में किसान भाइयों को लाभकारी होंगे? किसान भाइयों, अगर हम बोदी की बात करते हैं तो इसमें 2 प्रकार के प्रभेद देखे जाते हैं। एक तो होते हैं लत्तर वर्ग जो होता है, और दूसरा होता है जो झाड़ीदार जो प्रजातियां होती हैं। अगर हम गर्मा मौसम की बात करते हैं तो हमें झाड़ीदार प्रजातियों का चुनाव करना होता है। इन प्रजातियों में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के कृषि अनुसंधान संस्थानों द्वारा बहुत सारी प्रजातियों का विकास किया गया है, जिसमें हमारा जो रांची स्थित ICR का प्लांडो स्थित जो संस्थान है उसके द्वारा स्वर्ण मुकुट किस्म जो है यहाँ के लिए विकसित की गई है गर्मा मौसम के लिए। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली स्थित जो हमारा अनुसंधान संस्थान है उसके द्वारा पूसा 2 फसली, पूसा कोमल, इन प्रजातियों का विकास किया गया है। और इसके अलावा जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी स्थित है उसके द्वारा काशी उन्नति, काशी गौरी, काशी कंचन, इस प्रकार की प्रजातियों का विकास किया गया, जो कि झाड़ीदार फसलें हैं, झाड़ीदार प्रजातियां हैं और अच्छी उपज इससे प्राप्त की जा सकती है। अगर हम प्रति एकड़ की बात करते हैं तो औसतन 60 से 80 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से हम इसमें उपज भी प्राप्त कर सकते हैं, और ये सारी ही किस्में झारखंड के परिप्रेक्ष्य में सर्वथा उपयुक्त हैं। तो बोदी में एक आम समस्या आती है कि गर्मा में जब लगाते हैं तो सिंचाई की व्यवस्था ज़्यादा करनी पड़ती है, तो कितने समय अंतराल पे हमारे किसान भाई सिंचाई करें कि उनके उत्पादन जो है अधिक हो?
किसान भाइयों, अगर हम सिंचाई की बात करते हैं तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड राज्य में किसानों को की उपज को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण कारक होता है सिंचाई। बहुत सारे किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है और पर्याप्त सिंचाई की, और बहुत सारे किसानों के पास सीमित मात्रा में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। दोनों ही परिप्रेक्ष्य में अगर हम सिंचाई की बात करते हैं तो अगर आपके पास सिंचाई की कोई समस्या नहीं है तो 5 से 7 दिनों के अंतराल पर नियमित सिंचाई में जाना चाहिए और इसका उपज पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। परंतु यदि सिंचाई की जो हमारे पास संसाधन है वो सीमित है तो उसके लिए कुछ विशेष अवस्थाओं पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। पहली तो जब हमारा बुआई का समय होता है उस टाइम खेत में मिट्टी में पर्याप्त नमी उपलब्ध होनी चाहिए जिससे जर्मिनेशन या अंकुरण हमारा अच्छा हो सके। यदि उस समय मृदा नमी में कमी होती है तो हमारा अंकुरण प्रभावित होता है जिसका सीधा असर हमारी उपज पे और आखिरकार हमारी आमदनी पे पड़ता है। इसके अलावा किसान भाइयों, जो पहली सिंचाई की हमें आवश्यकता होती है वो बुआई के 15 दिन बाद हमें खेत में कर देनी चाहिए, और फिर फूल बनने के समय और पॉड यानी कि फली बनने के समय हमें ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि इन दोनों ही अवस्थाओं पे जो क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं इसमें किसी भी प्रकार से जो मृदा की नमी है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपके पास सीमित मात्रा में सिंचाई जल उपलब्ध है तो इन अवस्थाओं पे अवश्य सिंचाई करें जिससे हमारी जो उपज है वो अच्छी हमें प्राप्त हो सके। जिस तरह सिंचाई की बात कर रहे हैं, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए कि यहाँ के खेतों में ढालनुमा खेती होती है और पानी की भी समस्या है, तो ऐसे में वैज्ञानिक तरीका जो है वो कौन सा होगा जिससे कि ज़्यादा उत्पादन हमारे किसान भाई ले सकें? किसान भाई, अगर इसमें हम बात करते हैं, पहले तो हमें थोड़ा सा, चूँकि खरीफ मौसम से थोड़ा गर्मा मौसम बोदी खेती में अंतर होता है, तो जो आप बुआई करते हैं तो बीज का उपचार अवश्य कर लें। अगर आप केवल बीज उपचार पर ध्यान देते हैं तो बहुत सारी जो हमारी मृदा जनित बीमारियां होती हैं जिससे हमारी फसल प्रभावित होती है तो उसे बचाया जा सकता है। तो बीज उपचार के लिए हम ट्राइकोडर्मा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं तो 6 से 7 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से हमें पर्याप्त होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके लिए कार्बेंडाजिम के लिए, तो इसके लिए फिर हम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, राइजोबियम कल्चर का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके लिए हम 2 किलो जो हमारा जो 250 ग्राम या 250 ग्राम का जो हमारा 200 से 250 ग्राम का जो हमारा राइजोबियम कल्चर होता है वो हमारा 10 किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है। तो इसको हम पहले गुड़ का घोल बना लेते हैं, उसके बाद उसे ठंडा करके लेते हैं, उसमें इसे मिला के फिर इससे हम उपचारित कर सकते हैं। आप बोदी का या किसी दलहनी फसल का चुनाव कर सकते हैं जो कि हमारी ज़मीन की जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको बढ़ाने का भी काम करती है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें खरपतवार नियंत्रण का किसान भाइयों, तो ये एक महत्वपूर्ण विषय होता है। खरपतवार नियंत्रण इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी मुख्य फसल के साथ ये संसाधनों के लिए जो भी हम खेत में प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए प्रतियोगिता करता है और हमारी मुख्य फसल को प्रभावित करता है। तो खरपतवार नियंत्रण, चूँकि ये झाड़ीदार किस्में होती हैं तो इसमें हमें शुरुआती जो 4 से 5 हफ्ते होते हैं उसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसमें अगर हम कम से कम 2 बार हाथ से ही निराई गुड़ाई कर देते हैं तो ये पर्याप्त होती है, और इसके बाद जो हमारी फसल होती है उसको खुद ही उसकी जो वृद्धि और विकास होता है इतना घना हो जाता है कि उसमें फिर हमें फिर दोबारा हमें खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण बातें विस्तृत से बताई कि गर्मा बोदी की अगर आप खेती करते हैं तो अगर इन बातों की ध्यान रखते हैं तो आपके उत्पादन ज़्यादा होंगे, और उत्पादन जब ज़्यादा होंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगी। आप हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे किसान भाइयों को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों, जोहार। तो देखा किसान भाइयों, आपने बोदी की खेती में किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि अच्छी फसल आप ले सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमने देखा कि भिंडी और बोदी की खेती कैसे की जाए। कुछ और जानकारियां निश्चित रूप से आपको जाननी होगी तो आप अपनी बात हमें अवश्य लिख भेजें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। पूरे टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।